बहुत जोर से कमर दर्द दे रही है रे। चलो एपिसोड पे चलते हैं, बात करते हैं क्या हुआ था पिछले एपिसोड में। अरे बाप रे भाई, मैं गिर गया हूँ यार, गाड़ी से टूट गई लगता है। कोई बहुत बद्दुआ दे रहा है लगता है आजकल मुझे। तो इस पर हम देखते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है वो जैसे ही आता है, यांकाई से डरते हुए वो उसे देख रहा था, तभी इसका बाप इसके टपाक से चपेट मारता है सिर पे, जिससे बच्चा एकदम रोने वाले चेहरे पे आ जाता है। लेकिन बाप को देखकर, जो कि इसे गुस्से से घूरा था, बंदा रोता नहीं है। जिसके बाद ये जो इक्वान था तुरंत ही कहता, मैंने तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा था। जिस पे बच्चा हकलाते हुए यांकाई की तरफ देखता है। यांकाई समझ जाता है क्या कहने वाले थे, इसलिए यांकाई कहता है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जिस पे इक्वान बच्चे के सिर में हाथ फेरते हुए कहता है, मैं इसकी लाइफ को बचाने की इस कृपा को पूरी लाइफ याद रखूंगा। जिस पे अपना पर्पल जो गिलहरा था वो भी अपना से हिला देता है। बाइलू इक्वान फिर से बुलाता है, जो देखकर बाइलू आते हुए कहती है, सबॉर्डिनेट यहाँ पर है, यंग मास्टर को खेलने के लिए बाहर ले जाओ। जिसके बाद बाइलू इसे ले जाती है। जाने से पहले वो पलटकर यांकाई को भी देखता है और उसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युआनफी तुरंत ही बाइलू से पूछता है, क्या तुम्हें समझ में आया कि लॉर्ड ने क्या कहा। लेकिन बाइलू तुरंत ही कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी युआनफी कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो छोड़ो, मुझे धुंधला धुंधला याद है। अगर मैं याद करूँ तो लगभग 800 साल पहले एक इंसान यहाँ पे आया था, जिसने जाने से पहले मास्टर से 3 दिनों 3 रातों तक एक लंबी बातचीत की थी। जिस पे बाइलू कहती, हाँ मुझे भी याद है, वो आदमी काफ़ी ताकतवर था, यहाँ तक कि मास्टर से भी कम नहीं था। तभी वो तुरंत ही कहता है, वैसे वो आर्टिफैक्ट के बारे में क्या बात करे, तो वो क्या चीज़ है। मास्टर के पास भी है और उस बच्चे के पास भी, पर हम जैसे मास्टर्स के पास नहीं। जिस पे बेलू कहती है, अगर ये जरूरी बात होती तो मास्टर हमें जरूर बताते। जिस पे युआनफी कहता है, तुम सही कह रही हो। तभी वो जो छोटा बच्चा होता है वो अचानक ही चिल्लाता है, जो देखकर वो तुरंत ही हैरान होकर कहते हैं, यंग मास्टर आपका मतलब है कि उस लड़के ने उसका यूज किसी बैटल में किया था। वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, हमें बताओ ना, उससे क्या होता है। जिसमें बच्चा अपनी नाक को सिकोड़ता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मानो वो बताना ना चाहता हो। जिसके बाद हमें एक सेंटर हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे इक्वान यांकाई को बैठने के लिए इनवाइट करते हैं। इक्वान काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था और यांकाई भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता, दोनों आराम से बैठते हैं, क्योंकि इन्हें अभी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत भी करनी थी। इक्वान तुरंत ही शराब का जार निकालता और 2 गिलास भरता है, जो देख के यांकाई कहता है, क्या ये मंकी गॉड वाइन है जिसके बारे में सीनियर ने बात की थी। इक्वान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ ये वही वाइन है बच्चे, गटक जाओ और फिर लटक जाओ। वैसे हमारे यहाँ जो चीज़ें बनाई जाती वो तुम्हारी दुनिया से काफ़ी अलग हैं। ये जो मंकी गॉड वाइन है ये बड़ी मेहनत से हमारे यहाँ के डिवाइन मंकी बनाते हैं, लेकिन हाँ ये तुम्हारी सोल के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तभी आंखें कहता, बट वो सीनियर अभी गिलास आधा खाली है, पूरा नहीं भरा। जिस पे इक्वान कहता है, पहले भाई तू उतना तो पी ले, अगर तू पी पाया तो मैं तुझे जितना पिएगा उतना पिलाऊंगा, लेकिन पहले उतनी पी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ के फर्स्ट लेवल दाऊ सोर्स लेवल का बंदा है, तो इतनी ही हजम कर पाना इसके लिए मुश्किल होगा। यहाँ के स्प्रेड वाइन को पीता है, जो कि एकदम ठंडे सिर के में ऊपर चढ़ने लगती है बर्फ की तरह। यांकाई का पूरा सिर ठंडा पड़ गया होता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में इसकी एक अजीब सी फीलिंग है, जो उसके बॉडी पार्ट्स को एकदम लहराते हुए हिचकोले महसूस करा रही थी। इवन यांकाई की पूरी बॉडी में जब ये वाइन घूम रही होती है, इसकी एनर्जी घूम रही होती है, तो यांकाई पाता है कि वान किंग के साथ उसकी बैटल में जो सोल इंजर्ड हुई थी वो नेकेड आई से दिखाई देने वाली स्पीड से ठीक हो गई थी। जिससे तो यांकाई और एक्साइटेड होता है और एक घूंट और गड़क जाता है, जो देखकर इक्वान कहता है, भाई आराम आराम से पी ले, बहुत जल्दी पिएगा तो नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले यांकाई उसे गटक कर कप नीचे रख देता और आंखें बंद कर लेता है। यांकाई तुरंत ही कहता है, मैं तो आउटर वर्ल्ड के बारे में तुमसे अच्छी बातचीत करना चाहता था, ऐसा लगता है कि अब तुमसे बातचीत करने के लिए मुझे 1-2 दिन वेट करना होगा। इक्वान को लगा कि यांकाई बेहोश हो गया है, और होश में आने से पहले उसे 2 दिन तो लगेंगे ही। आखिरकार यांकाई का कल्टीवेशन भी काफ़ी वीक था। तभी आंकाई कहता है, सीनियर किस बारे में बातचीत करना चाहते हो, और अपनी आंखें खोलता है। नशे का जरा भी एहसास है आंकाई की आंखों में नहीं होता, जो देख कर कौन कहता, ओह तुम ठीक हो क्या। जिस पे आंकाई कहता है, मैं तो शुद्ध महुआ वाली भी गटक जाऊं कुछ ना हो, यह तो फिर भी काफ़ी अच्छी वाली थी। फिर से भरिए ना, अच्छी बाइन है। जिस पे इक्वान संकोच करते हुए फिर से गिलास भर देता है। यांकाई ने इस पर महसूस किया था कि जिस तरीके से उसके सोल जड़ को सोल बार्बिंग लोटस ने अब्जॉर्ब कर लिया था, उसी तरीके से इस वाइन को भी अब्जॉर्ब कर रहा था। हालांकि यांकाई की पावर को देखकर और वाइन पीने की स्पीड को देखकर वो हैरान था और सोच रहा था कि यांकाई आखिरकार नशे में कैसे नहीं आ रहा। आखिर यहाँ पे आया हुआ वैन जीसान भी इस तरीके से ये वाइन पीने की हिम्मत नहीं करता, तो यह नॉन सा लड़का, ऐसा लगता था सचमुच में यह बाकियों से अलग है। तभी आगे कहता, अरे नहीं नहीं सीनियर, मैं अलग नहीं हूँ, बस मेरे पास इसे पचाने का अपना एक तरीका है। इक्वान कोई और सवाल नहीं पूछते और तुरंत ही कहते हैं, बहुत अच्छे। जिसके बाद यांकाई दोनों हाथों से दे दनादन वाइन गटकते रहता है। लगभग कुछ सांसों के अंदर ही यांकाई ने पूरी बोतल गटक ली थी, एक बूंद तक नहीं छोड़ी थी, जिससे तो इक्वान की पूरी आत्मा कांप उठी थी।
तभी यहाँ के कहता है सीनियर क्या ये और बची हुई है, जिस पे इक्वान कहता है बच्चे तुझे और चाहिए? अबे बेटे ये बनाने में मेरा पूरा खानदान है, 100 सालों तक मेहनत करता है, तुझे मैं ऐसे ही दे दूं? यहाँ काई द्वारा इस तरीके से मांगे जाने से इक्वान भी जो शांति रहता था इस पल थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था। तब यहाँ के हल्के से खांस तो कहता वो कोई बात नहीं सर, सर आप काफ़ी अच्छी है और आप इतने पोलाइड और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, मुझे लगता है आप कंजूसी नहीं करेंगे। हालांकि आंके ने भी ये तब बोला था जब उसने देखा था कि इक्वान उसे लेकर कोई बुरा थॉट नहीं रखता, और वैसे भी सामने वाला पर्सन पीक 12 लेवल का मास्टर था तो उस पर अटैक तो नहीं ही करेगा। तभी इक्वान कहता है चलो ठीक है यार, मैं कंजूस नहीं हूँ, तुम अगर मुझे आउटर वर्ल्ड के बारे में बता सकते हो तो मैं तुम्हें एक और बोतल वाइन ऑफर कर सकता हूँ। जो देख के आंके कहता है सचमुच? अरे सीनियर बताओ ना आप क्या जानना चाहते हो? जिस पे इक्वान कहता है कुछ भी जो तू बताना चाहता हो। हालांकि पिछली बार वेंजीसन यहाँ पे आया था लेकिन नशे में धुत होने के बाद वो कंटिन्यू बड़बड़ाए जा रहा था तो मुझे बहुत सी बातें तो समझ ही नहीं आई। जो देख के आंके कहता है तो फिर चलिए टेम्पल मास्टर वैन से ही शुरू करते हैं, और यहाँ का इक्वान को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है। स्टार बाउंड्री के बारे में बताता है, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लेकिन जो कुछ भी उसे पता था 10 ग्रेट एम्परर जिनके बारे में भी उसे ज़्यादा नहीं पता था पर जितना पता था सब कुछ बताता है। जिसके बाद एज्योर सन टेम्पल, हेवनली मार्शल होली लैंड, ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल, स्टार सोल पैलेस, यहाँ तक कि पूरे साउथ टेरिटरी के बारे में यांकाई ने जो कुछ भी पता था सब कुछ बताया था। इक्वान एकदम क्यूरियस होकर उसे सुन रहे होते जैसे मानो कोई एशियंट स्टोरी सुन रहा हो। किसी स्पेशल मोमेंट पे जब इक्वान को कुछ समझ ना आता तो वो यांकाई को टोकता और उससे सवाल पूछता। ये कन्वर्सेशन पूरे दिन और रात तक चलता है। यांकाई का मुंह लगातार बात करने के कारण सूख गया था, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर गला नम करने के लिए इक्वान ने मंकी गॉड वाइन निकाली थी। इस पर इक्वान को पता चला था कि वो एम्परर लेवल के पीक पर है लेकिन इसके आगे ग्रेट एम्परर लेवल है। साथ ही आगे बढ़ने के लिए उसे जिन मौकों की तलाश करनी है वो शायद इस दुनिया में नहीं है लेकिन उस दुनिया में मौजूद है, इसीलिए वो वहां जाने के लिए भी क्यूरियस था। शायद एक ऐसी दुनिया जिसमें वो पहले कभी नहीं गया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, शायद उसे देखने का मौका मिले, शायद ग्रेट एम्परर बनने का। लेकिन बैड लक था कि उसके पास सिर्फ एक सोल थी, कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी। तो अगर आउटर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो वहां जाने के बाद सिर्फ मर ही जाता, क्योंकि सोल बॉडी ज़्यादा देर तक बिना बॉडी के सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तभी कौन कहता है वैसे बेंजी सन जब आया था तो उसने मुझसे कहा था कि वो एक ऐसी बॉडी बना सकता है जो मेरी बॉडी के लिए अगर एकदम परफेक्टली मैच है तो मैं इस जगह से भाग सकता हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी आंके कहता ओह फ्लैश अवतार पिल। जो देखकर वेंजी सन कहता फ्लैश अवतार पिल ये क्या चीज़ होती है? तभी आंके कहता वो ये एक पिल होती है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए शायद ही यहाँ पे कहीं पिल मिलेगी। और स्पिरिट पिल क्या होती है? ये कौन हैरानगी से पूछता है। तभी आंके कहता है चलिए इसे इस तरीके से समझते हैं। आउटर वर्ल्ड में एल्केमिस्ट कहलाने वाले लोग भी होते हैं जो स्पेशल टेक्निक और तरीकों का यूज़ करके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को पिल में रिफाइन करते हैं। जो पिल रिफाइन होती है उस पिल को स्प्रिट पिल कहा जाता है, जिसका यूज़ आमतौर पर अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर एक पिल का अपना अलग अलग यूज़ होता है, जैसे कि फ्लैश पिल हो गई। इक्वान कहता ओह तो ये पिल भी एक स्प्रिट पिल है, जिस पे आंके कहता है लगभग, जिस पे इक्वान कहता मतलब। तभी आंके हंसते कहता है क्योंकि इस स्प्रिट पिल के बारे में केवल र्यूमर है, आज तक किसी ने इसे बनाया नहीं है। जो देख के इक्वान तुरंत कहता है क्यों क्या सारे अल्केमिस्ट बेकार है? तभी आंके कहता है जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये पिल बनाना बेहद मुश्किल है और गायब हो चुकी है, क्योंकि इस पिल को बनाने के लिए फ्लैश कंडेंसिंग फ्रूट गायब हो चुका है, तो ये पिल कैसे बन सकती है? ये सुनकर इक्वान गुस्से में बाबला होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आउटर वर्ल्ड काफी बड़ा और रिच नहीं है? तो वहां से कोई चीज कैसे गायब हो गई? जिस पे आंके कहता है कुछ चीजें भाग्य भरोसे भी छोड़ दी जाती हैं। तभी इक्वान निराश हो जाता है, जैसे मानो उसका बहुत कुछ खो गया हो, बंदा एकदम गुमसुम हो गया था। तभी वो तुरंत ही कहता है क्योंकि आप इस फ्लैश पिल के बारे में जानते हैं, कहीं आप उन एल्केमिस्टों में से एक तो नहीं हैं? तभी आंके कहता हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि सीनियर्स एल्केमिस्टों को अलग अलग लेवल में बांटा गया है, मैं अभी भी उस लेवल का एल्केमिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि फ्लैश इनकारनेशन पिल एम्परर ग्रेड की पिल है और इसे बनाने के लिए एम्परर ग्रेड के एल्केमिस्ट की जरूरत होगी। जो देख के कौन कहता है तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है तुम्हारी एज अभी भी काफी कम है, तुम्हारे लिए एम्परर लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं होगा। जब समय आएगा तो क्यों ना तुम इस किंग के लिए एक फ्लैश इनकारनेशन पिल रिफाइन कर देना। जिस पे यांका कहता है फिर भी मुझे सामग्री की जरूरत होगी। ये देख के यांका युआन को इक्वान तुरंत ही कहता हाँ तो जाओ ढूंढो ना, तुम्हारे पास तो पूरा टाइम है, मैं वेट करने से नहीं डरता, और वैसे भी जब तुम्हें यह सब मिल जाए तो तुम बना देना, अभी के लिए तो मैं बस तुमसे एग्री हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझसे एग्री हो जाओ। जो देख के यांका कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन सीनियर को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और अंत में यह इम्पॉसिबल भी हो सकता है। इक्वान हाथ हिलाते हुए कहता है कोई बात नहीं, जब तक थोड़ी भी उम्मीद है तब तक ठीक है।
और ऐसा कहते हुए इक्वान कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें शराब की एक और बोतल गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। और ऐसा कहते उसने मंकी गॉड वाइन का एक और जार यांका के सामने रखा तो यांका बिना किसी झिझक के उसे पी लेता है। कुछ ही समय में मंकी गॉड वाइन की 3 बोतलें उसके पेट में चली गई थी। यांका का पेट भर गया था। 7 कलर्ड सोल वार्मिंग लोटस इस समय नशे में धुत हो गया था, भले यांका ही नहीं हुआ था। यांका भी इस समय नशे में झूम रहा होता है कि तभी इक्वान यांका को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसका चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो एक डायरेक्शन की तरफ देखता है। यांका ने इक्वान के चेहरे पर बदले इंप्रेशन को देखा था और हैरान हो गया था। इक्वान बिना हिले डुले कुछ देर तक चुपचाप देखता रहता और फिर चिल्लाते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई। जो देख के यांका तुरंत ही कहता सीनियर क्या हुआ। इससे पहले कि इक्वान कुछ कह पाता मॉन्स्टर ट्राइब का एक बंदा आते हुए कहता मास्टर ह्यूमन ने अटैक किया है। ब्लड वुल्फ गार्डियंस उसे रोक रहे हैं लेकिन वो पर्सन काफ़ी पावरफुल है। इक्वान कहता है ये राजा जानता है और तुरंत ही उसे जाने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि पीछे हटने के लिए वुल्फ को कहो, वो उसे रोक नहीं पाएंगे, उसे अंदर आने दो। मॉन्स्टर रेज ने बिना किसी झिझक के ऑर्डर माना होता है और तुरंत ही पीछे हट गया होता है वो बंदा। यहाँ कहीं भी इस पल होश में आ गया था और तुरंत ही पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि झोडियान यहाँ पे खुद आ गया हो, क्योंकि इक्वान इतना पावरफुल है तो झोडियान के अलावा उसे कौन ही परेशान कर सकता है या सीरियस होने पर मजबूर कर सकता है। वो तुरंत ही कहता हाँ ये वही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में यहाँ घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा। उसने हमारा एग्रीमेंट भी ढूंढ दिया, लगता है वो तुम्हें ढूंढने आया। तभी यांका कहता है मुझे। वो घबरा कर तो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, जूनियर 10 दिन पहले यहाँ पे आया है तो वो मेरे पीछे क्यों आएगा। तभी कौन कहता है इस किंग को ये नहीं पता लेकिन वो तुम्हारे पीछे ही आया। और ऐसा कहते हुए यांका के कंधे को थपथपाता है। यांका हैरान हो गया था लेकिन वो जानता था कि इक्वान उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो विरोध नहीं करता। एक सॉफ्ट पावर यांका की बॉडी के अंदर आती है और कुछ देर बाद इक्वान के चेहरे पर नफरत भरे इंप्रेशन आ जाते हैं। वो तुरंत ही कहता है जैसा कि उम्मीद थी तुम पर ट्रैकिंग निशान लगाया गया है, ये मेरी ही लापरवाही थी। इक्वान का हाथ हल्के से कांपता है और वो निशान अपने आप ही यांका की बॉडी से गायब हो जाता है। यांका की पूरी बॉडी शिथिल यानी कि मोशनलेस हो जाती है। वो तुरंत ही कहता मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि तुम्हारा सामना वन किंग से हुआ लेकिन तुमने किसी अजीब चीज का यूज करके उसे मार दिया था। लेकिन उस बैटल के दौरान ऐसा लग रहा था कि उसने तुम्हारे बॉडी में एक निशान छोड़ दिया और झोडियान उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आया है। जो सुनकर यांका का चेहरा उतर जाता है, उसे शक था कि वन किंग ने उसके साथ कुछ तो किया लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या था। तभी यांका कहता है सीनियर मेरे कारण आपको भी परेशानी हुई, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी इक्वान कहता है चिंता की जरूरत नहीं, आप मेरे बेटे के गार्डियन है इसीलिए किंग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जहाँ तक झोडियान की बात है वो तो बस एक घमंडी आदमी है जैसे नियमों की परवाह नहीं है। जहाँ तक वन किंग की डेथ की बात है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस यही कहूँगा तुम्हारे पास जो कीड़े हैं प्लीज़ उन्हें यहाँ पर मत छोड़ना वरना ये पूरी जगह खत्म हो जाएगी। यहाँ के समझ गया था सोल डिवोरिंग इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा है। वो तुरंत ही कहता है क्या आप इन्हें जानते हो। तभी कौन कहता है ये इस दुनिया के लिए अभिशाप है, तुम्हारे पास जो इंसेक्ट है वे इतने पावरफुल नहीं इसीलिए मैं इन्हें सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये पहले की तरह पावरफुल हो गए तो शायद मैं इनके लिए सिर्फ एक खाने से ज़्यादा कुछ नहीं होऊंगा। जो देख के यहाँ के कहता है मैं समझ गया सीनियर, आप चिंता मत करें। उसी पल बाहर से आवाज आती है इक्वान, कान फाड़ देने वाली एकदम ब्लड थ्रस्टी काफी बुरी सड़ी सी आवाज। इक्वान इस तरफ सिर घुमाकर कहता है झोडियान मेरे माउंटेन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और यहाँ आकर तुम चिल्ला रहे हो। जिस पे झोडियान हंसने लगता है। देखो जितने भी हरामी कमीने लोग होते हैं ना बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तभी बाहर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। यांका की पूरी बॉडी कांप उठी होती है और वो हैरान हो गया होता है कि हुआ क्या। हालांकि जब यांका होश में आता है और चारों तरफ देखता है तो इक्वान पहले ही यहाँ से जा चुका था। हॉल से तेजी से बाहर निकलते हुए यांका हवा में तैरने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का जायजा ले रहा हो। उसने तुरंत ही इक्वान और झोडियान को देखा था। जहाँ वो था उससे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर डायमंड ट्राइब का सुप्रीम लीडर इक्वान चुपचाप मॉन्स्टर ट्राइब का सुप्रीम लीडर इक्वान चुपचाप स्पीडलेस खड़ा हुआ होता है। और इक्वान से कुछ ही दूरी पर एक फिगर एक मॉन्स्टर पर सवार होकर इक्वान को देख रही थी जो झोडियान था। भले यहाँ के झोडियान से कभी मिला नहीं था लेकिन वो जानता था कि ये कौन है। और इसके अलावा केवल झोडियान ही ऐसा पर्सन था जो इक्वान को इतना सावधान होने पर मजबूर कर सकता था। साथ ही चमकीले लाल बाल देखकर यांका पीछे वाले बंदे को भी जान गया था कि ये लियान यान ही होगा जो इनके साथ आने वाले सब जर्नल्स में से एक है। इस समय सभी लोग यहाँ पे शांत होते हैं। झोडियान और लियान यान भी घबराए हुए नहीं होते। तभी झोडियान कहता बहुत बढ़िया इक्वान, इतने सालों पे भी तुम काफी ज्यादा शांत और हेल्दी लग रहे हो। जो देख कर इक्वान कहता है हाँ पिछली बार जब हम मिले थे तब से ये किंग तो काफी ठीक ठाक है, लेकिन इक्वान क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी बॉडी की हालत कैसी है, पिछला वाला घाव। झोडियान के चेहरे की स्माइल एकदम गायब हो जाती है। एक चुभने वाली कोल्डनेस चारों तरफ फैल गई होती है। ये देखकर इक्वान भी अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊपर चढ़ाता है
और तुरंत ही कहता है इक्वान अगर पॉसिबल होता तो ये जर्नल कभी भी तुम्हारे हेवेली डेमन माउंटेन में नहीं आता, लेकिन इस बार एम्परर का ऑर्डर है, मेरे पास उसे फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो देखकर इक्वान कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से 30,000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ह्यूमन नहीं आ सकता, यही हमारे बीच का समझौता था, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया। जोडियान स्माइल करते कहता आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को लेने आया हूँ, तो मुझे वो वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। इवन कि मैंने तुम्हारी वैली के एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा, ये मेरी ईमानदारी का रिजल्ट है। तभी इक्वान तुरंत ही कहता है क्या है बेली डेमन माउंटेन आपकी मर्जी से आने जाने की जगह है जहाँ आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं। यह किंग जानना चाहता कि आप वास्तव में किसके लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वो इस किंग का रिस्पेक्टेड गेस्ट है। अगर आप उसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुझसे ही पूछना होगा। ये सुनकर तो जोडियान तुरंत ही कहता रिस्पेक्टेड गेस्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने कहा कि उसे लग रहा था कि इक्वान से मजाक कर रहा होगा, आखिरकार यांग का उसका दोस्त कैसे हो सकता था या गेस्ट कैसे हो सकता था। तभी इक्वान कहता मेरा तुम्हारे साथ मजाक करने का बिल्कुल इरादा नहीं, जल्दी से मेरी मॉन्स्टर वैली से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ ईगोइस्टिक होने के लिए दोस्त मत देना। जो देखकर जोडियान कहता ऐसा लगता है कि तुम उसे मेरे हवाले नहीं करोगे। इक्वान हल्के से हंसते हुए कुछ भी नहीं कहता और उसकी बॉडी से एनर्जी अनलेस होने लगती है। मानो दोनों ही समझ गए थे कि अब बात करना बेकार है, मुक्का लात ही करना होगा। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया हो। दो थर्ड लेवल के एम्परर लेवल के वॉरियर का ऑरा अनलेस हो रहा था, जो आसमान में चिंगारियां क्रिएट कर रहा था। सभी मॉन्स्टर धीरे धीरे दूर की तरफ जाने लगते हैं और लियान यान ने भी ऐसा ही किया था। वो रेड लाइट में बदलकर कई किलोमीटर दूर चला गया था। 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर यांगकाई की बॉडी में एकदम सरसराहटों से महसूस होती और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा होता है। तभी दो फिगर अपेयर होती हैं, जो कि युआनफी और वाइलू थी, जो गुस्से में यांगकाई को नहीं देख रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था इस पल उनका इरादा यांगकाई को प्रोटेक्ट करने का था। तभी यांगकाई कहता है यंग मास्टर के बारे में क्या? तभी वाइलू कहती है उन्हें सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया गया है। अब यांगकाई से बात करते हुए काफी रिस्पेक्टेड भी थी, और शायद इसलिए क्योंकि इक्वान ने अभी अभी कहा था कि यांगकाई उसका रिस्पेक्टेड गेस्ट है। दोस्तों अब जोडियान भी आगे की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ में एक स्पेयर अपेयर होता है, जो कि हाफ मून साइज का था और लगभग 10 मीटर लंबा था। आदमी की हाथ यानी बांह जितना मोटा था। ये ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया को चीर सकता हो। जैसे ये भाला निकाला, जोडियान के चारों ओर का ओरा भी बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो समंदर में सुनामी आ गई हो। हालांकि कोई सोल टाइप आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि जोडियान की खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ वेपन था, और इसे उसने अपने सोल एसेंस से नारिश किया था या न्यूट्रिएट किया था, जिससे यह काफी स्ट्रांग भी था। इसलिए भले ये आर्टिफैक्ट ना हो, लेकिन इसकी पावर अनइमेजिनेबल थी। वो तुरंत ही कहता है कौन, चलो मुझे देखने दो कि क्या इतने सालों में तुमने खुद में कुछ सुधार किया है या नहीं। और ऐसे कहते वो मेटोरॉइड की तरह उसकी तरफ बढ़ जाता है, जैसे मानो अटैक करना चाहता हो। चारों तरफ एक ऐसी लाइट फैल गई थी जिसने यांगकाई को लगभग अंधा सा कर दिया था, और यांगकाई ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हालांकि उसने अपनी लाइफ में थर्ड लेवल के कई मास्टर्स देखे थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसे मास्टर्स के बीच कंप्लीट बैटल नहीं देखा था। आखिरकार उसे समझ में आया कि थर्ड लेवल का एम्परर लेवल इतना पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि तुम उनके अटैक को देख ही नहीं सकते। ये लगभग अनबीटेबल महसूस होते हैं। दूसरी तरफ इक्वान तो अपनी जगह से भी नहीं हिलता, शांति से खड़ा रहता है, जैसे मानो जोडियान उसकी नजरों में कुछ भी ना हो, सिर्फ यूजलेस चीज के अलावा। तभी इक्वान कहता है ऐसा लगता है कि चोट के घाव भर जाने के बाद तुम उसका दर्द भूल चुके हो। क्या तुम भूल गए 2000 साल पहले बैटल में क्या हुआ था? ऐसा कहते हुए इक्वान अपनी कलाई को झटकता, और इक्वान के पास आने वाला वो जो स्पेयर था जिससे निकलती हुई लाइट ने एक ड्रैगन फॉर्म ले लिया था, अचानक ही उससे वो अपने अटैक को हिट करा देता है। इक्वान का अटैक एकदम नॉर्मल अटैक था, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो कोई चींटी पहाड़ गिराने की कोशिश कर रही हो। यानी जोडियान का अटैक चींटी था। हालांकि इस अटैक को रोकने के बाद इक्वान की बॉडी हवा में गायब हो जाती है, और जब सभी लोगों को होश आता है वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इक्वान पहले से ही जोडियान के सामने था, और उसके हाथों में एक लंबी तलवार थी जो जोडियान के डबल ब्लेडेड स्पेयर को रोक रही थी और उसके अंदर घुस गई थी, जिससे चिंगारियां निकल रही थी। इस पल तो जोडियान भी हैरान था, क्योंकि 2000 साल पहले जब उसने इक्वान से बैटल किया था तब इक्वान कोई बैटल में वेपन यूज नहीं करता था। साथ ही इस रॉड को देखना काफी अलग था, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई नहीं लग रही थी। जोडियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, लेकिन इस पल वह हैरान था। इक्वान हल्के में इस अटैक को नहीं लेता और तुरंत ही अपनी सोल स्पिरिचुअल पावर को निकाल कर एकदम से एक्सप्लोड करता है, जिसके कारण इक्वान को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। और आखिरकार 2000 सालों से चली आ रही है अधूरी ख्वाहिश जो इनकी लड़ने की थी, इस पर पूरी तरीके से सामने आ रही थी। ये अपनी सोल को भी सेटल करने से बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे, और कुछ ही पलों में ये पलक झपकते सैकड़ों बार भिड़ चुके होते हैं। मेटल्स के टकराने की आवाज आ रही होती है, इधर उधर फिगर उतर रही होती हैं, उड़ रही होती हैं। तलवार तेज और लचीली लग रही थी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो जो सभी डायरेक्शन में अपेयर हुआ हो। काफी सॉफ्ट तरीके से ये स्लैश कर रही थी।
तो दूसरी तरफ जो स्पेयर था वो जहां से भी गुजरता था ऐसा लगता था स्पेस चीर देगा, एकदम दबंग एहसास देता था। बैटल देखने के साथ साथ काफी सारे मॉन्स्टर रेस के ऐसे भी मास्टर्स थे जिन्हें इनलाइटमेंट मिल रहा था, वो काफी कुछ सीख पा रहे थे और इस मूवमेंट को वो छोड़ते नहीं और तुरंत ही पालथी मार कर बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ से चले जाते क्योंकि इस बैटल से उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि बाइलू और युआनफी वो इस बैटल को देख रहे होते और अपने कोई और का यूज करके खुद की बेचैनी को थोड़ा सा सप्रेस कर रहे होते हैं। तभी अचानक युआनफी को अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई देता है और वो जल्दी से यांग काई की ओर मुड़ता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसने महसूस किया था यांग काई की आंखें पूरी तरीके से खुली हुई थी। वो बिना पलक झपकाए इस पूरे बैटल को देख रहा था। साथ ही साथ ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रहा था इस चीज से। इसके अलावा यांग काई के चेहरे पर कई थॉटफुल इंप्रेशन भी दिखाई दिए थे जिससे युआनफी दंग रह जाता और वाइलू को धक्का देता है कि देख। वाइलू तुरंत ही कहती क्या और यांग काई की तरफ देखती है। वाइलू एकदम हैरान रह गई थी। वो तुरंत ही कहती है छोटा बच्चा, ये थोड़ा अजीब है। जहाँ तक कि उसके लेवल पर भी कुछ ही लोग होंगे जो ऐसे बैटल को थोड़ा देर तक भी देख पाएं, तो वो इतना कंफर्टेबल तरीके से इसे कैसे देख सकता है। तभी बाइलू तुरंत ही कहती है जैसा कि सर ने कहा, उनकी नज़र काफ़ी अच्छी है, वाकई में ये कुछ खास है। इसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी प्योर है जिसने इसे पूरी तरीके से घेर रखा है। तभी युआनफी कहता लेकिन वो एम्परर इंटेंट। युआनफी इस पल चौंक गया था और यांग काई की बॉडी के अंदर चारों तरफ फैले ऑरे को महसूस कर रहा था जिसमें एम्परर इंटेंट भी थी। युआनफी कहती है बिल्कुल, भले ही अभी बिल्कुल सतही हो या नॉर्मल हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह एम्परर बनने की इंटेंट है। वो यहाँ एम्परर बनने की ओर अग्रसर तो नहीं होगा, है ना। जिस पे बायलू को भी गहरा सदमा लगा था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आखिर यांग काई की बॉडी में एम्परर इंटेंट अभी से कैसे दिख सकती है। आखिर एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू करना कोई आसान काम नहीं है और हर बार इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें एक लाइफ डेथ के ट्रिबुलेशन से गुजरना होता है और अगर हल्की सी मिस्टेक तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इस पल इन दोनों को यही डर लग रहा था कि यांग काई कहीं ब्रेक थ्रू के चक्कर में मारा ना जाए। दूसरी तरफ यांग काई इस दुनिया का भी नहीं था, सोल क्लोन का यूज करके इस प्लेस पे आया था, कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं थी। तो यांग काई को यह दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी और बुरी तरीके से वो पेला जा सकता था। और अगर यांग काई को कुछ होता तो ये एम्परर को क्या जवाब देते, इनके मन में सबसे पहला सवाल तो यही था। इसके अलावा इस दुनिया में किसने फर्स्ट लेवल दाव सोर्स लेवल पर होते हुए एम्परर इंटेंट को हासिल किया है, वो ये भी कंफ्यूज थे। यहाँ तक कि स्टार बाउंड्री के पॉपुलर 10 ग्रेट एम्परर ने भी ऐसा कारनामा नहीं किया होगा, क्योंकि एम्परर इंटेंट का स्ट्रॉन्ग होना और होना आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी चीज है। हालांकि नॉर्मल कल्टीवेटर इसे नहीं देख सकते थे क्योंकि इसका बैड डिफेक्ट उनकी बॉडी में पड़ता, लेकिन यांग काई के लिए सोल वार्मिंग लोटस आराम से यांग काई की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसे एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था और टाइम बीतता जा रहा था। दोनों के बीच का बैटल अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। हालांकि यांग काई इस पीक बैटल को देख रहा था, लेकिन अपने पावर लेवल के साथ यांग काई के लिए यह बता पाना मुश्किल था कि इस बैटल का एंडिंग रिजल्ट क्या होगा और कौन ये बैटल जीतेगा। हालांकि झोडियान की जो बढ़ती हुई बेचैनी थी उससे ऐसा लग रहा था कि यह बंदा वो अपनी एंडिंग पर पहुंच चुका है, लेकिन इसकी उम्मीद तो थी ही। आखिरकार 2000 साल पहले भी तो ये दोनों लड़ ही चुके थे, जिसमें जैसा कि पता चला था ई क्वान ही जीता था। और अब 2000 साल बाद तो उसके पास एम्परर ग्रेड का एक आर्टिफैक्ट भी है, तो उसके लिए हारना तो इम्पॉसिबल ही था। और इस पल यांग काई को लग रहा था कि यह बैटल कम से कम आधे महीने से 1 महीने तक चल सकती है, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर वो खुश भी था क्योंकि अगर इतना टाइम हो गया तो यांग काई यहाँ से अपने आप ही चला जाएगा। पर तभी हवा में एक अजीब सा फ्लक्चुएशन होता है, यांग काई का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जब उसने वाइलू और युआनफी की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि दोनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। यांग काई को एक पल के लिए लगा कि शायद ये उसकी कंफ्यूजन है, लेकिन जब यांग काई ने देखा तो उसके इंप्रेशन बदल गए। तो उसने चिल्लाकर कहा था सीनियर सावधान, लेकिन ये देर हो चुकी थी। पीछे अचानक ही इक्वान के एक फिगर अपेयर होती है, एक लंबा मिस्टीरियस पर्सन जो पूरी तरीके से काले लबादे से लिपटा हुआ था, जिसे यह पहचानना मुश्किल था कि यह कौन था। मुखौटा उसके चेहरे पर था और काफी डरावना था। और जब यह पर्सन अपेयर हुआ तो यहाँ तक कि इक्वान और झोडियान को भी इस मास्टर का आने का आभास नहीं हुआ था। यांग काई ने पावर ऑफ दाव को कल्टीवेट न किया होता तो वो भी इसे पता नहीं लगा पाता। भले ही दूसरा पर्सन हिडन तौर पर कार्य कर रहा था, यांग काई ने उसे महसूस कर लिया था स्पेशुअल फ्लक्चुएशन के कारण, यानी स्पेस में जो फ्लक्चुएशन हुआ था। न का पर्सन इक्वान के पास पहुंचता और तुरंत ही उसे एक फिस्ट अटैक हिट कर देता है। इक्वान के इंप्रेशन बदल गए तो उसने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह मौका झोडियान कैसे जाने दे सकता था। उसने अपना स्पेयर इक्वान के कंधे पर मार दिया होता है और इस पर इक्वान दर्द से कराहते हुए पीछे जाकर गिरता है। कंधे पर चोट को पकड़े हुए वो दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन झोडियान के प्रहार में इतनी पावर थी
कि आखिरकार वो इतनी आसानी से इस अटैक को कैसे झेल सकता था। साथ ही इस पल उसके कंधे से एनर्जी निकलकर स्पिरिचुअल एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड में फैल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बायलू यानफी तुरंत ही कहती है लॉर्ड। बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके भी इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इक्वान ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया था और सीरियस तरीके से उस नकाबपोश पर्सन को देखा था। जोडियान को भी इस नकाबपोश पर्सन के यहाँ पेयर होने की उम्मीद नहीं थी। उसने इक्वान को हैरानगी का फायदा उठाते हुए छुपकर अटैक किया था। अगर वो पर्सन बीच में दखल न देता तो इक्वान को वो कभी भी चोट नहीं पहुंचा पाता। हालांकि जोडियान उससे खुश नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि इस पर्सन ने उसकी लड़ाई में मदद की है इसीलिए वो ईगोइस्टिक नहीं होता। साथ ही वो जानता था ये पर्सन कौन है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है एम्परर आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारी मदद के लिए, उस पर्सन ने एकदम मेटेलिक कड़वी आवाज में कहा था। जोडियान तुरंत ही कहता लेकिन सबऑर्डिनेट। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता नकाबपोश पर्सन उसे चुप रहने के लिए कहता और कहता है आगे से मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, इसे वापस पैलेस ले जाओ, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। उसके पास ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इतना कहकर वो इक्वान की तरफ देखता और फिर यांकाई की तरफ बढ़ जाता है। इक्वान अपना सिर थोड़ा सा घुमाता और यांकाई की तरफ देखते हुए कहता है भागो। यांकाई ने भी तुरंत ही रिएक्ट किया था, लेकिन उसके सामने का सीन अचानक ही बदल गया था। यांकाई को बस यहाँ पे ये पता चला था कि ये जो पर्सन आया था वो जोडियान का मास्टर था और यही वो पर्सन था जिसने इन सभी को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। ये पर्सन इक्वान को रोके हुए था, इसीलिए अब जोडियान का कोई अपोनेंट नहीं था। हालांकि यांकाई कैसे हिचकिचाता, वो भागता, टेलीपोर्ट भी करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि जोडियान उसे थोड़ी देर में पकड़ ही लेता। लेकिन बायलू और युआनफी उसे रोकने में मदद करते हैं। कुछ देर के लिए जोडियान को युआनफी अपनी जायंट बॉडी में आ जाता है और तुरंत ही जोडियान की तरफ कूद पड़ता है। दूसरी ओर बायलू ने एक व्हाइट लाइट निकाली होती और मिस्टर टेक्निक का यूज करके लगभग पूरे एरिया को कवर कर लिया था। यह व्हाइट लाइट लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में फैल गई थी, जिससे यह इम्पॉसिबल हो गया था पता लगाना कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। तभी जोडियान कहता है जो भी मेरा रास्ता रोकेगा वो मारा जाएगा और अपना भाला इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। युआनफी जो अभी तक जोडियान के पास नहीं पहुंचा था सबसे पहले इस स्पेयर से टकराता और दूर जाकर गिरता है। यह तक पता नहीं था कि बंदा जिंदा है या मर गया। दोनों की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। युआनफी जोडियान का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ कुछ 2 बार के बाद ये जो व्हाइट लाइट होती है वो भी गायब हो जाती है और वाइलू की बॉडी अपेयर होती है, लेकिन उसकी बॉडी के चारों ओर की लाइट अब काफी मद्दी पड़ चुकी थी। दूसरी ओर जोडियान उनके सिर के ऊपर से यांकाई की तरफ बढ़ जाता है। जोडियान तुरंत ही हैरान होकर कहता है ये काफी तेज है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। पहले तो उसे लगा था कि यांकाई जैसे एक लड़के को पकड़ना आसान होगा, आखिर फास्ट लेवल दाव सोर्स लेवल का बंदा क्या ही कर लेगा। लेकिन जब वाइलू और युआनफी ने उसे थोड़ा टाइम दिया, इतने टाइम पे आके उसके डिवाइन सेंस की रेंज से निकल गया था। जोडियान तुरंत ही कहता है दिलचस्प। दूसरी तरफ जोडियान के साथ आया हुआ लियायान भी यहाँ से भाग निकला था क्योंकि उसने भी देख लिए थे कि हालात बस से बदतर हो चुके हैं। सीन आता है हेवेनली मॉन्स्टर माउंटेन में। यांकाई अपनी स्पेस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके लगातार भागता जा रहा था, अपने ऑरे को छिपा रहा था। वो कभी भी सीधे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि कंटिन्यू डायरेक्शंस को चेंज कर रहा था, लेकिन सब बेकार था, चाहे वो किसी भी तरीके से हिलता डुलता रहे। जोडियान का डिवाइन सेंस कंटिन्यू से टारगेट कर रहा था। वैसे भी इनके बीच पावर का जो लेवल था डिफरेंस वो ऐसा नहीं था जिसे यांकाई पावर ऑफ स्पेस का यूज करके भर सकता हो, इसीलिए यांकाई काफी निराश हो जाता है। इस पर यांकाई को बचने का कोई तरीका भी नहीं सोच रहा था। हालांकि सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट थे, लेकिन इक्वान ने उसे बताया था कि अभी के सिचुएशन में ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनसे निपटने में काम आ सके। और इक्वान और जोडियान लगभग एक ही लेवल के थे, तो अगर इक्वान इन्हें सप्रेस कर सकता है तो फिर जोडियान भी कर ही सकता था। यांकाई के पास सोल सेटरिंग रॉड भी थी, लेकिन बहुत कम उम्मीद थी इससे, क्योंकि यांकाई ने अभी तक इसे रिफाइन नहीं किया था, तो यांकाई इसकी बहुत थोड़ी ही पावर यूज कर सकता था। और अगर वान किंग पर अटैक के लिए उसने इसे यूज ना किया होता तो वो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली पकड़ा नहीं जाता। सोच विचार के बाद यांकाई आखिरकार डिसाइड करता है कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे यहाँ पे सरेंडर करना ही होगा। और जब वो दिमाग तेजी से चला रहा था तभी उसका पीछा कर रहा जोडियान और उसके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही थी। ठीक उसी मोमेंट यांकाई अपने पीछे एक पावरफुल एनर्जी को महसूस करता है। यांकाई को पीछे अचानक एक एनर्जी का एक्सप्लोजन महसूस हुआ था। यांकाई तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो चेहरा नीला पड़ जाता है, क्योंकि जोडियान ने अपना स्पेयर यांकाई की तरफ शूट किया था। यांकाई बिना सोचे समझे इससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यांकाई के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, ना ही डॉज करने का। यांकाई अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक जोरदार एक्सप्लोजन क्रिएट करना चाहता था ताकि वो इसे रोक पाए, क्योंकि उसके अलावा अब यांकाई के पास कोई
दूसरा तरीका नहीं था। अगले ही पल एक फ्लैक्चुएशन के साथ ब्लास्ट होता है। यांग काई का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। साथ ही हम देखते हैं ये स्पेयर उससे बिल्कुल भी नहीं हिला था और यांग काई की तरफ अभी भी उड़ता आ रहा था। हालांकि ये स्पेयर यांग काई के साथ बिल्कुल सेम स्पीड से बढ़ता है और यांग काई को हिट होने से पहले ही वो जमीन में जाकर गिर जाता है। यानी कि इसने यांग काई को हिट नहीं किया था, लेकिन जिस पॉइंट पे जमीन में गिरा था से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया में एकदम अनइमेजिनेबल प्रेशर छा जाता है, जिसने यांग काई को हेल्पलेस महसूस करा दिया था। इवन कि इस पर यांग काई टेलीपोर्ट करना भी चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे मानो पूरा स्पेस सील हो गया हो। जिसके बाद जोडियान की फिगर धीरे धीरे यांग काई की तरफ चल कर आती है और यांग काई को देखते हुए वो कहता है, बच्चे तेरे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन बस इतना ही है। और इतना कहकर कलाई से झटका देते हुए यांग काई की बॉडी को पकड़ लेता है और उसकी पूरी पावर को सील कर देता है। यांग काई की बॉडी एकदम अकड़ी हुई थी, वो हिल डुल तक नहीं पा रहा था। यांग काई का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। आखिरकार थर्ड लेवल के एम्पर लेवल के मास्टर द्वारा पीछा किए जाने का एहसास उसे हुआ था, जो एकदम नाइटमेयर था। और अगर यांग काई के पास टेलीपोर्टेशन की स्ट्रेंथ ना होती तो यांग काई बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। जिसके बाद यांग काई को उठाने के बाद झोडियान जमीन में गड़े उस स्पेयर को देखता है, जो उसकी बॉडी में वापस आ जाता है। आखिरकार वो यहाँ का डैमेज जर्नल था। जिसके बाद वो इस माउंटेन वैली को देखता है, चेहरे पर कुछ बदले हुए इंप्रेशन थे। जिसके बाद वो यांग काई को उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो जानता था क्योंकि अब एम्परर ने खुद एक्शन लिया है तो ईक्वान के पास कुछ भी करने का कोई मौका नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग एम्परर की पावर कुछ ऐसी है जिसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार सालों से उसने भी इसे महसूस किया था और अगर पॉसिबल हो तो जोडियान को उम्मीद थी कि वो ईक्वान को हराने वाला पहला पर्सन होता। लेकिन वो इस बात को लेकर भी क्यूरियस था कि आखिरकार यांग काई के पास ऐसा क्या है कि एम्परर ने खुद एक्शन लिया, अपना पैलेस छोड़कर वो यांग काई को पकड़ने के लिए आ गए, जो थर्ड है, जो कि दाओ सोर्स लेवल का एक जूनियर है फर्स्ट लेवल का। इवन कि अगर जोडियान खुद नहीं आता और लियान यान को यांग काई को पकड़ने का काम सौंपता तो लियान यान यांग काई को कभी नहीं पकड़ पाता। जोडियान तुरंत ही कहता, लड़के क्या तुम जानते हो कि एम्परर तुमसे क्या चाहते हैं? जिस पे यांग काई उदास महसूस करते हुए कहता है, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, यांग काई की पूरी बॉडी दर्द से चिल्ला उठती है। यांग काई चीख पड़ता है जैसे मानो गहरी चोट लगी हो। तभी यांग काई कहता है, सीनियर आपने गलत पर्सन को पकड़ लिया। मैंने सुना था कि आप किसी डिजास्टर स्टार को तलाश रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान से देखिए, क्या मैं वैसा दिखता हूँ? जिस पे जोडियान कहता है, मेरा काम सिर्फ लोगों को पकड़ना है, बाकी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, मुझे आपसे पूछना है, बान किंग कहाँ है? आप उससे पहले मिले थे, है ना? फिर वो अचानक से गायब हो गया। तभी यांग काई कहता है, वान किंग, तुम उस छोटे चालाक आदमी की बात कर रहे हो? ओह, उसे तो मॉन्स्टर टाइप के एम्परर ने मार डाला। जो सुनकर जोडियान की आंखें कोल्ड बे में साइन होती है। ऐसा लगा जैसे मानो बॉडी से एक अनएक्सपेक्टेड किलिंग इंटेंट ऑरा निकलने लगा हो, जिससे तो यांग काई भी कांप उठता है। लेकिन बहुत जल्दी वो अपने कोरे को हटाता है और कोल्ड बे में कहता है, ये उधार देर सवेर चुकाया ही जाएगा। उसने यांग काई से कोई और सवाल नहीं पूछा था और ना ही उसे इस बात पे शक था, क्योंकि उसे यकीन था कि यांग काई तो वान किंग को नहीं मार सकता। तो अब अगर यांग कोई मार सकता है तो वो एम्परर ही है। जिसके बाद ये चलते हुए आखिरकार पहुंच गए होते हैं पैलेस की तरफ। जोडियान यहाँ पे यांग काई को सौंप देता है सोल्जर्स को और कहता है, इसे ले जाओ। चैन मूजी और अदर लोगों को यांग काई वहाँ पे देखता है जहाँ पे यांग काई को लेकर जाया गया था, एक प्रिजन के अंदर। यांग काई ने देखा तो उसके भाइयों बहनों की हालत थोड़ी बुरी थी, मतलब एकदम पीला चेहरा, जैसे मानो बुरी तरीके से इन्हें मारा गया हो। उनमें से किसी ने भी उम्मीद भी नहीं की थी वैसे भी कि डिवाइन एसेंशन मिरर के 1 महीने की जर्नी में उन्हें यह सब झेलना पड़ेगा। जिसके बाद सभी लोगों को प्रिजन से उठाया जाता है और डिवाइन एसेंशन सिटी की तरफ रवाना हो जाया जाता है। रास्ते भर यांग काई ने दूसरों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करने की हिम्मत नहीं की, केवल ये सभी लोग चुप रहे। अब भी उन्हें पता नहीं था कि दूसरों ने उन्हें क्यों पकड़ा है और वान किंग ने जैसे डिजास्टर स्टार का जिक्र किया था वो क्या था। लेकिन वो इतना जानते थे कि मामला बड़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे ईगोइस्टिक नहीं हो सकते। साथ ही यांग काई को ऐसा भी लग रहा था कि कुछ तो है जो बहुत गलत होने वाला है। तो लाइक से सब्सक्राइब मार देना भी लोग। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हम एसेंशन सिटी है ना, एसेंशन सिटी है, डिवाइन एसेंशन सिटी में पहुंचने के बाद यांग काई के साथ क्या किया जाता है और बाकियों के साथ भी क्या किया जाता है। ये सभी लोग एक साथ तो आ ही गए हैं कम से कम, भले कैसे भी पकड़ा गया। तो जो कुछ होगा अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा। लाइक से सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।